हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ कि दैनिक जीवन में ऐसे कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात आप लोगों से करें कि अर्ली मॉर्निंग जब सुबह हम लोग उठते हैं, उठने के बाद हम रात तक सोने तक इतने सारे केमिकल्स हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो आज इसी चैप्टर में उन सभी केमिकल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? दैनिक जीवन में रसायन। और जेड एग्जामिनेशन यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं जेड एग्जाम 2021 की बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे, और अगर मैं बीएचयू एग्जाम की बात करूं तो बीएचयू के अंदर आई थिंक यहाँ से 3 क्वेश्चन इस बार बने हैं। सो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग अपने नोट्स कॉपी को तैयार रखें और आराम से वीडियो को देखें। जहां तक आपको वीडियो पसंद आता है वहां तक आपको लगातार देखते रहें। मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिलवा दूं, अच्छा फील दिलवा दूं। आज आप ये सीखेंगे कि एक डॉक्टर किस तरीके से मरीज को मेडिसिन देता है। हम ये सीखेंगे कि खाने की सामग्री को हम कैसे बचाते हैं। हम ये सीखेंगे कि भाई साहब जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो क्या किस तरीके से दवा यूज करते हैं। हम ये सीखेंगे कि साबुन और अपमार्जक क्या होता है। प्यारे साथियों, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग सब लोग डाल दीजिए नेक्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? दैनिक जीवन में रसायन। अच्छा चैप्टर है बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ओके, नोट्स बिल्कुल आप साथ साथ बनाए बच्चों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे साथियों? केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ कि दैनिक जीवन में केमिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर में हम लोग बस यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग चैप्टर की थीम तैयार करेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है मेरे बच्चों चैप्टर का, वो आता है दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। कि हम यहां पे ये कवर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, ऐसी कौन कौन सी केमिकल्स होते हैं दवाइयों के अंदर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बात की हम लोग आपके सामने चर्चा करेंगे। ओके, सेकंड हम लोग कवर करेंगे बच्चों कृत्रिम मधुरक। क्या डिस्कस करेंगे? कृत्रिम मधुरक को कवर करेंगे। ओके, थर्ड टॉपिक बच्चों मेरा यहां पे रहेगा दोस्तों खाद्य परिरक्षक। क्या रहेगा बच्चों? खाद्य परिरक्षक। और फोर्थ टॉपिक जो है वो रहेगा बच्चों मेरा साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक। ये लो भाई साहब, ये हमारे 4 छोटे छोटे टॉपिक इसमें मेंशन है और यहां से जेट एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होए, आराम से टॉपिक को समझने की कोशिश करें। पूरा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है बच्चों। सो हम लोग कवर करेंगे कि भाई साहब दवाइयां और उनको हम लोग कैसे बांटते हैं। अपन लोग लिख सकते हैं मेडिसिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इंग्लिश भी आप साथ साथ में लिख सकते हो, मेडिसिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इट्स क्लासिफिकेशन। दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। एक तो ये कवर करेंगे बच्चों, और दवाइयां आप लोग जानते ही है। कृत्रिम मधुरक को अपन लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसको हम लोग बोलेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों?
फूड प्रिजर्वेटिव, और इसको अपन लोग बोलेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। ये हमारे 4 टॉपिक मेंशन है इस वाले चैप्टर के अंदर। सो बच्चों, हम लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो केमिकल्स के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। नहाने जाते हैं हम ब्रश करते हैं, साबुन यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग रूम में आने के बाद अपन क्रीम वगैरह यूज करते हैं। ये सारे केमिकल्स होते हैं बच्चों, और इन केमिकल से हम लोग घिरे हुए हैं। इन केमिकल्स का सामना हमें करना पड़ता है। केमिकल्स के बिना जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हर एक केमिकल्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग बीमार हो जाते हो तो बीमार होने के बाद आप जो दवाइयां यूज करते हो, जो दवाई आप सुबह शाम लेते हो पानी के साथ, दूध के साथ, भूखे पेट, भरे हुए पेट, उनमें भी केमिकल्स आता है। तो मान के चलो कि केमिकल्स के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो। सो केमिकल हमारी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। सो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। और मान के चलो अगर एग्जाम में सवाल बनेगा ना साथियों, एग्जाम में अगर कोई सवाल बनेगा तो यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरी पूरी है। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जेट एग्जाम 2021 की हम लोग बात करें, जेट एग्जाम 2021 की हम लोग बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन इजी पूछे थे भाई साहब। जेट एग्जाम 2021 में इस वाले पॉइंट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बात करूं बच्चों बीएचयू एग्जाम 2022 की बात करता हूं तो 2022 के अंदर भी यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस, आई थिंक 2-3 सवाल यहां से पूछे गए हैं। सो पहला टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबको मजा आने वाला है। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से किस दवाई का क्या उपयोग होता है। तो डाल दीजिए आप सब लोग फर्स्ट हेडिंग दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। फर्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों आप लोगों की? दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण, दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण, मेडिसिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मेडिसिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण कवर करते हम लोग यहां से। सही बात है भाई साहब, ध्यान से देखना आप लोग, कितना मजा आने वाला है कि दवाइयों को अलग अलग प्रकारों के अंदर बांटा गया है। कि सबसे पहले मैं आपको उनके प्रकार एक्सप्लेन करता हूं यार। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है पीड़ाहारी। बच्चों क्या होता है? पीड़ाहारी। इंग्लिश भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पहला प्रकार क्या होता है बच्चों? पीड़ाहारी। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है। और पीड़ाहारी को अंग्रेजी में बोला करते एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं बच्चों? एनाल्जेसिक। सबसे पहले जो दवाई का वर्गीकरण होता है वो होता है पीड़ाहारी। हम लोग समझेंगे पीड़ाहारी का मतलब क्या होता है। कि मान के चलो मेरे बच्चों, अगर आप लोगों के सर दुखता है, आपका पेट दर्द हो देता है दोस्तों, आपके दर्द होता है, तो दर्द के रूप में आप लोग जो दवाई इस्तेमाल करते हो उसको अपन बोलते पीड़ाहारी। ऐसी दवाइयां जो दर्द को कम करने या रोकने के लिए काम आती है, क्या कहलाती है? पीड़ाहारी कहलाती है। सो आप इनको क्या कह सकते हो बच्चों? आप इनको ये कह सकते हैं कि ये दवाइयां जो होती है इनको बोला जाता है दर्द निवारक औषधि। क्या बोलेंगे बच्चों? दर्द निवारक औषधि। दर्द निवारक औषधि। दर्द निवारक औषधि का मतलब क्या होता है कि ऐसी औषधियां या ऐसी दवाइयां जो किस काम आती है? दर्द को दूर करने के काम आती है, दर्द को जड़ों से खत्म करने के काम आती है। दर्द निवारक औषधियां या पीड़ाहारी कहलाती है। बच्चों, दर्द सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा दर्द जो हमसे बर्दाश्त हो जाता है और एक ऐसा दर्द जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो याद रखना, अगर हमें ऐसा दर्द हो रहा है जो हमसे
बर्दाश्त हो जाता है उसकी दवाइयां अलग होती है, और अगर हम लोग को ऐसा दर्द हो रहा है जो बर्दाश्त नहीं होता उसकी दवाइयां अलग होती है। तो प्यारे साथियों ध्यान देना कि पीड़ाहारी को सामान्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक भाग होता है बच्चों अस्वापक औषधि, अस्वापक औषधि, अस्वापक जिसको इंग्लिश में बोलते नॉन नार्कोटिक। क्या बोलते बच्चों? नॉन नार्कोटिक। समझने की कोशिश करना, नॉन नार्कोटिक। और एक दवाई जो होती है उसको अपन लोग बोलेंगे स्वापक। क्या बोलेंगे बच्चों? स्वापक। तो दो प्रकार की पीड़ाहारी होती है, एक तो अस्वापक होती है और एक स्वापक होती है। समझने की कोशिश करना आप लोग। इसको बोला करते हैं नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स। ओके, येलो। समझना आप सभी लोग कहानी क्या होती है कि अस्वापक औषधि का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयां जिनको लेने पर मनुष्य इनका आदी नहीं होता। मतलब एक तो होता है कि एक दवाई को एक बार मनुष्य ले लिया तो ऐसा मन करता है कि बार बार उस दवाई को ले वो। तो पता क्या चला कि इन दवाई को लेने पर मनुष्य इनका आदी नहीं होता। नोट्स की फोटोकॉपी मैं आपको भेज दूंगा भाई साहब, पीडीएफ भेज दूंगा। मनुष्य इनका आदी नहीं होता, मानव इनका आदी नहीं होता, मानव इनका आदी नहीं होता। आदी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इनको लत नहीं लगती, आदी नहीं होता। मानव इनका आदी नहीं होता। और अस्वापक औषधियां दर्द को कम करने में काम आती है, ऐसे दर्द जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। सही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अस्वापक औषधियों के एग्जाम्पल होते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा, पैरासीटामोल। क्या सुन रखा है बच्चों? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक अस्वापक औषधि होती है। पैरासीटामोल के अलावा आपने एस्प्रिन का भी नाम सुन रखा होगा। एस्प्रिन के अलावा एक होते फिनेसिटीन। क्या नाम होता है बच्चों? फिनेसिटीन, फिनेसिटीन। तो ये हमारी होती है अस्वापक प्रकृति की औषधियां। ऐसी औषधियां जिनको लेने पर मनुष्य इनका आदी नहीं होता, मतलब इनकी लत नहीं पड़ती, और इनको सामान्यतया हम लोग ज्वरनाशी के नाम से भी जानते हैं। ज्वरनाशी के नाम से भी जानते, बुखार को कम करने के लिए भी काम आती है। ज्वरनाशी का मतलब क्या होता है? बुखार को कम करना, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल क्या बनेगा? पैरासीटामोल की संरचना पूछ सकता है वो, एस्प्रिन की संरचना पूछ सकता है वो, फिनेसिटिन की संरचना भी पूछ सकता है। बच्चों याद रखना आप सभी लोग, पैरासीटामोल की जो संरचना होती है वो ये होती है, NH C डबल बॉन्ड O CH3। जेट एग्जाम का सवाल है बच्चों, ये होती है आपकी पैरासीटामोल की संरचना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसको बोला जाता है पैरासीटामोल। ये सवाल एग्जाम ने पूछ रखा है, जेट एग्जाम ने ये सवाल पूछ रखा है कि निम्न में से पैरासीटामोल की संरचना कौन सी है। तो देख लो भाई साहब, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। एस्प्रिन की अगर मैं संरचना की बात करूं तो बच्चों एस्प्रिन की जो संरचना होती है वो ये होती है मेरे बच्चों, ये लो भैया, ये C डबल OH और यहां पर होता है ये OCOCH3। क्या होता है? OCOCH3। ये होती है एस्प्रिन की संरचना भाई साहब। इसका IUPAC नाम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। यस और नो? ठीक है। एक मेरे बच्चों होता है फिनेसिटीन। क्या होता है बच्चों? फिनेसिटीन होता है। और फिनेसिटीन की संरचना में आपको बना दूं दोस्तों, यहां पर बनाता हूं दोस्तों मैं, यहां पे NHCOCH3, यहां पे लगा होता है OC2H5। संरचना बस जिसकी लिखवाऊं वही इंपॉर्टेंट बेटा जी, OC2H5। ये होती है फिनेसिटीन की संरचना। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा कि निम्न में से पैरासीटामोल की संरचना क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। एस्प्रिन की संरचना क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। फिनेसिटीन की संरचना क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। यस और नो? ठीक है।
अब देखो, ये होती है अस्वापक प्रकृति की औषधियां, एक होती है स्वापक औषधियां बच्चों, ऐसी औषधियां जिनको लेने पर मानव इनका आदी हो जाता है, मानव इनका आदी हो जाता है, मानव इनका आदी हो जाता है, मतलब बार बार लेने का मन करता है। इसके एग्जाम्पल्स होते बच्चों, खाली एग्जाम्पल याद करना है आपको। मोर्फिन इसका एग्जाम्पल होता है, मोर्फिन के अलावा कोडीन इसका एग्जाम्पल होता है, कोडीन के अलावा हेरोइन इसका एग्जाम्पल होता है। हेरोइन, इसको आप लोग हशीश बोला करते हैं बच्चों। ये इन औषधियों को लेने पर मनुष्य इनका आदी हो जाता है बच्चों, और ये ऐसी औषधियां होती है जो तीव्र दर्द में काम आती है। जब इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तब इन प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सी अस्वापक या स्वापक औषधि है? तो बच्चों मोर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये तो होती है स्वापक प्रकृति की। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, फिनेसिटिन, ये हमारी होती है अस्वापक प्रकृति की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अस्वापक औषधियों को लेने पर मानव इनका आदी हो जाता है, मानव इनको लेने की अस्वापक औषधि को लेने पर मानव इनका आदी नहीं होता, अर्थात इन औषधियों को लेने की लत नहीं पड़ती। और इस स्वापक औषधि का मतलब होता है अगर तीव्र दर्द किसी इंसान को हो रहा है जो सहन नहीं होता है, तब आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? स्वापक औषधि का। मोर्फिन, कोडीन, हेरोइन। दवाइयों में पहला खत्म होता है पीड़ाहारी। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों, या एप्लीकेशन पे आप लोगों को पता ही होगा। सो आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि पीड़ाहारी आपका फिनिश होता है। यहां से देखो, जेट एग्जाम ने 2 बार सवाल पूछा है। ये पैरासीटामोल पूछ रखा है, एस्प्रिन पूछ रखा है बच्चों। अब सुनो मेरी एक बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। देखो, नोट करके एक बात ये लिखते हैं कि जो हमारी एस्प्रिन होती है, सुनना बच्चों जरा ध्यान से, काम की बात है, 1 लाख रुपए की बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो हमारी एस्प्रिन मेडिसिन होती है, आप लोग कभी किसी डॉक्टर को पूछना कि एस्प्रिन को हम खाली पेट नहीं ले सकते। एस्प्रिन को खाली पेट इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि यह जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करती है, जो कि आमाशय की दीवारों पर घाव पैदा कर देते हैं। सुनना कैसे, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन आपके सामने क्या निकला? क्वेश्चन आपके सामने यह निकला, एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्या सवाल निकला बच्चों? एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों? बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, कहानी क्या होती है, इसका सॉल्यूशंस क्या दूंगा मैं। अच्छा सवाल है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कभी आप जल्दीबाजी में एस्प्रिन को खाली पेट ले लो, दिक्कत हो सकती है बच्चों। ये हमारी होती है एस्प्रिन, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्प्रिन, जिसका IUPAC नाम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होता है, OCOCH3। जैसे ही आप लोग इसको पानी के साथ में लेंगे तो पानी के साथ लेने के बाद यह बनाती है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनाएगी बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल बनाएगी। सैलिसिलिक अम्ल कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां बनेगा OH। क्या बनेगा बच्चों? OH। की मतलब हुआ क्या है कि आप लोगों ने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया, पानी का H यहां मिला और OH यहां मिला, तो यहां से तो क्या बाहर निकल गया? यहां से तो बाहर निकल गया CH3COOH। क्या बाहर निकल गया? CH3COOH। तो जैसे ही आपने एस्प्रिन को पानी के साथ, H2 पानी होता है, पानी के साथ में लिया, तो यहां पे जो बनता है इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो ये जो सैलिसिलिक अम्ल बना है, ये सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है कि आमाशय की दीवारों पर घाव पैदा कर देता है। इसलिए एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। पता क्या चला? ये हमारी एस्प्रिन होती है जिसका IUPAC नाम होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम होता है।
एस्प्रिन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल। एस्प्रिन जल अपघटित होने के पश्चात सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करती है जो आमाशय की दीवारों पर घाव पैदा कर देते हैं, इसलिए एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये वाला सवाल आपको पता होना चाहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी दवाई की मैं बात करूंगा, उसका नाम होता है प्रशांतक। फटाफट एक बारी आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब हम सेकंड मेडिसिन की जो बात करेंगे उसका नाम मेरे बच्चों हमने निकाला है प्रशांतक। बच्चों क्या निकाला है? प्रशांतक हम लोगों ने उसका नाम निकाला है। सही है, चलो देखना सब लोग इधर क्या कहानी होती है। पहली दवाई आपने क्या पढ़ी? पीड़ाहारी। दूसरी हम कवर करेंगे प्रशांतक। क्या कवर करेंगे दोस्तों? प्रशांतक। यह भी सवाल जेट एग्जाम ने पूछ रखा है। ये दवाइयों का वर्गीकरण है बच्चों, लगभग 6-7 तरीके से अपन बांटते हैं। इसको इंग्लिश में बोला करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर। क्या बोलते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर। ट्रैंक्यूलाइजर लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों। देखना जरा ध्यान से, ट्रैंक्यूलाइजर। अब मेरे बच्चों सवाल ये उठता है कि प्रशांतक जो औषधि होती है वो कब काम आती है? बच्चों याद रखना कि जब कोई मानसिक रोगी होता है, जब कोई मानसिक रोग से बीमार होता है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होती है, दिमागी हालत उसकी खराब होती है, तब उस केस के अंदर डॉक्टर के द्वारा जो दवाई दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? ट्रैंक्यूलाइजर या प्रशांतक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि जो प्रशांतक होती है मानसिक रोग की बीमारी के उपचार में काम आता है। दोस्तों मानसिक रोग के उपचार या निदान में काम आता है। उपचार व निदान में काम आता है, समझने की कोशिश करना। निदान में काम आता है। लो भैया, सवाल क्या करेगा एग्जाम के अंदर कि मानसिक रोग के उपचार में निम्न में से किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? प्रशांतक का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। यह सवाल भी एग्जाम ने पूछा गया है। अब प्रशांतक में क्या कहानी होती है बच्चों? आपको पता है कि मानसिक रोगी जो होता है, मानसिक रोगी का मतलब क्या होता है? मानसिक रोग का मतलब होता है दिमाग संबंधित बीमारी। दिमाग संबंधित बीमारी, दिमाग संबंधित बीमारी मतलब ये दिमाग से संबंधित होती है। अब बताना मेरे भाई, दिमाग से संबंधित ये बीमारी है तो आपको पता है दिमाग में क्या होता है? हमारा दिमाग में क्या होता है भाई? नर्वस तंत्र होता है। नर्वस तंत्र, इसका मतलब तंत्रिका तंत्र दिमाग के अंदर होता है रे भाई साहब। तो ये दवाइयां क्या करती है कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इन दवाइयों को लेने पर कौन प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ल्यूमिनल, वेरोनल। ये सारी दवाइयों के एग्जाम्पल है। ल्यूमिनल, वेरोनल, सेकोनल। ल्यूमिनल, वेरोनल, सेकोलन, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रशांतक के एग्जाम्पल होते हैं। एक बात आप यहां से यह भी नोट कर सकते हैं कि नींद की गोलियों में क्या उपस्थित होता है? नींद की गोलियों में क्या उपस्थित होता है? प्रशांतक उपस्थित होता है भाई साहब। ये क्वेश्चन बनेंगे यहां से। इसके अलावा तो बच्चों को क्वेश्चंस की संभावना है ही नहीं। बात समझ में आ रही? चलो ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा? प्रशांतक का उपयोग किस उपचार में किया जाता है? मानसिक रोग के उपचार व निदान में किया जाता है। मानसिक रोग का मतलब होता है दिमाग से संबंधित बीमारी, और दिमाग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। इट मींस ये किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे, ल्यूमिनल, वेरोनल, सेकोनल। यस और नोट। और नींद की गोली में भी क्या प्रेजेंट होता है? प्रशांतक प्रेजेंट होता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है दवाइयों का, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे बच्चों प्रति अम्ल। क्या कवर करेंगे बच्चों? प्रति अम्ल। ये वाला सवाल मेरे भाई जेट एग्जाम 2021 के अंदर पूछा है प्रति अम्ल के बारे में। और प्रति अम्ल को बच्चों बोला जाता है एंटा एसिड। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंटा एसिड। क्या बोलेंगे? एंटा एसिड। प्रति अम्ल।
ओके, देखो गांव के अंदर एक लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं कि हमारे कभी कभी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या होती है बच्चों? एसिडिटी। और एसिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीयता बोलते हैं। अरे क्या होता है, कभी कभी लेट सपोज ये कोई व्यक्ति है और इसने क्या दबा के खाना खा लिया, इसने क्या किया, दबा के खाना खा लिया भाई साहब शादी के अंदर। ये कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया, दबा के खाना खा लिया। जब इसने दबा के खाना खा लिया तो भाई साहब इसका पेट खराब हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा। और इसके पेट में क्या चलेगी दोस्तों? जलन चलेगी, अगर ऊट पटांग ये चीजें खा लेगा तो भाई साहब। और कभी कभी इसको क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? एसिडिटी। और बताओ एसिडिटी कहां पर होती है? आप कहेंगे पेट के अंदर होती है। तो बस यहीं से इसका आंसर निकल जाता है। पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी इंसान के पेट में जलन चल रही है तो जलन चलने का मतलब होता है पीएच में थोड़ी गड़बड़ हो जाना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर पीएच भी मेंटेन होती है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस के वगैरह मेंटेन होती है। आपको पता होना चाहिए कि आमाशय की पीएच को, आमाशय की पीएच को नियंत्रित करता है भाई साहब, नियंत्रित करता है। आमाशय की पीएच को नियंत्रित किस औषधि के द्वारा किया जाता है? प्रति अम्ल के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। या फिर ऐसे बोल दे मेरे भाई कि पेट संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पेट संबंधित बीमारी को, पेट संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाएगा। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बता दो आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके, चलो चलो भाई साहब आगे चलते ना, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रति अम्ल के बाद में हम लोग जो नेक्स्ट दवाई की बात करेंगे उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिनिषेचक। क्या नाम है बच्चों? प्रतिनिषेचक। यहीं पर कवर करवाता हूं आप लोगों को। चौथी, प्रतिनिषेचक। प्रतिनिषेचक इसको समझना, आईसीआर एग्जाम 2022 का सवाल है भाई साहब। प्रतिनिषेचक का मतलब होता है कि भाई साहब आपको पता है कि ये हमारा एक नर प्राणी है और ये एक हमारी मादा प्राणी है भाई साहब। सही है? इन दोनों की बच्चों क्या हो गई? शादी हो गई। ठीक, तो नर की शादी मादा से हुई और मादा से शादी होने के बाद इनमें प्यार होता है दोस्तों। प्यार होने के लिए नर क्या करता है बच्चों? नर अपने शुक्राणु को सिक्रीट करता है, नर अपने शुक्राणु को बाहर निकालता है और मादा अपने अंडाणु बाहर निकालती है। सही है? जब नर के शुक्राणु मादा की योनि में जाते हैं, समझने की आप कोशिश करना भाई, जब नर के शुक्राणु मादा की योनि के अंदर चले जाते हैं तो यहां पर अगर अच्छी तरीके से इनका मिलन हो जाता है तो यहां हो जाती है निषेचन की क्रिया। क्या होता है बच्चों? निषेचन की क्रिया यहां पर हो जाती है। जब नर के शुक्राणु सेक्सुअल लाइफ के बाद, जब सेक्सुअल टाइम के बाद जब दोनों के अंदर हम बिस्तरी होगी बच्चों, तो क्या होगा? नर के शुक्राणु मादा की योनि में चले जाते हैं और मादा की योनि में जाने के बाद वो किससे मिलेंगे बच्चों? अंडाणु से जाके मिलेंगे। और अंडाणु से जाके मिल गए, सही तरीके से इनका मिलन हो गया तो क्या हो जाएगा? निषेचन। और निषेचन की क्रिया के बाद क्या बन जाता है? युग्मक। और युग्मक बन जाने के बाद एक 8-9 महीने के बाद में घर में लल्ला या लल्ली पैदा हो जाती है भाई साहब। इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन
प्रतिनिषेचक का मतलब होता है निषेचन की क्रिया को रोकना, और निषेचन की क्रिया को रोकने का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच में एक दीवार खड़ी कर देना। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई साहब। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि प्रतिनिषेचक का मतलब यह होता है कि जनन उत्पादकता को कम करने के लिए, जनन उत्पादकता को कम करना, जनन उत्पादकता को कम करने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? प्रतिनिषेचक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्केट के अंदर अलग अलग मेडिसिन प्रेजेंट होती है, वैसे मैं आपको नोट्स में और सारी मेडिसिन दे दूंगा भाई साहब, लेकिन कुछ मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा मालाडी, मालाडी। आपने नाम सुना होगा सहेली, बीएचयू एग्जाम 2022 का सवाल है। आपने नाम सुना होगा अनवांटेड 72, अनवांटेड 72। ओके, ये दवाइयां होती है प्रतिनिषेचक दवाइयां, इनको बोला करते गर्भ निरोधक गोलियां। क्या बोलेंगे बच्चों? गर्भ निरोधक गोलियां। तो बच्चों पता क्या लगा? प्रतिनिषेचक का मतलब क्या होता है कि निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे अपन क्या बोला करते? प्रतिनिषेचक बोला करते हैं। और इस दवाई को मादा के द्वारा लिया जाता है सेक्सुअल टाइम के बाद, लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, कि जब नर मादा के बीच में सेक्सुअल टाइम होता है, जब ये दोनों आपस में सेक्सुअल टाइम का समय व्यतीत करते हैं, तो नर के शुक्राणु मादा की योनि में चले गए, तो लगभग 2-3 दिन के अंदर मादा को इन दवाइयों को लेना पड़ता है ताकि जो शुक्राणु बने हैं वो इस अंडाणु से नहीं मिल सके। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब। जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, और बच्चा पैदा नहीं होगा तो अपन बोल सकते हैं जनन उत्पादकता को कम करता है भाई साहब। ओके, आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो पता क्या चला? जनन उत्पादकता को कम करने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल करेंगे? प्रतिनिषेचक का। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सही है बच्चों? ठीक है। अब देखना बच्चों, नंबर 5 वाली जो दवाई आती है, नंबर 5 वाली जो दवाई आती है उसका नाम होता है प्रतिहिस्टेमिन। क्या नाम होता है बच्चों? प्रतिहिस्टेमिन, प्रतिहिस्टेमिन। अब हरेक दवाई का कुछ ना कुछ रोग के प्रति उपचार किया जाता है। प्रतिहिस्टेमिन का उपयोग किया जाता है एलर्जी के उपचार में, एलर्जी के उपचार में। एलर्जी के उपचार में किसका उपयोग करेंगे? प्रतिहिस्टेमिन का उपयोग करते हैं। कि जब किसी को एलर्जी हो जाती है तब आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रतिहिस्टेमिन दवाई का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों आपसे सवाल कर ले कि जो एलर्जी होती है किसके कारण होती है, तो याद रखना साथियों, हिस्टेमिन रसायन के कारण, हिस्टेमिन रसायन के कारण एलर्जी होती है। नोट्स में पढ़ लेना आप लोग, थ्योरेटिकल में आपको दे दूंगा। हिस्टेमिन रसायन के कारण बच्चों क्या होती है? हमारे एलर्जी होती है। और हिस्टेमिन की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। CH2 CH2 NH2। ओके, ये होती है हिस्टेमिन की संरचना। करेक्ट। तो आपसे पूछ ले कि एलर्जी के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो क्या आंसर कमेंट करेंगे? प्रतिहिस्टेमिन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अपन आगे चले 6 नंबर की रिएक्शन, 6 नंबर की दवाई। उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे बच्चों प्रति सूक्ष्म जैविकी, प्रति सूक्ष्म जैविकी। नाम से क्या स्पष्ट होता है बच्चों? प्रति सूक्ष्म जैविक का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना या सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जिस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविकी। और यहां पे हम लोग 2 चीजें कवर करेंगे। एक तो होता है प्रतिजैविक। क्या होता है बच्चों? प्रतिजैविक, सूक्ष्म जीवों को नाश करना या उनकी वृद्धि को रोकना, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि लगभग 1929 की बात है भाई साहब। 1929 के अंदर, ये जेट एग्जाम 2021 का सवाल है।
1929 के अंदर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्नीस के अंदर एक वैज्ञानिक था, उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नोटेटम, सुनना जरा ध्यान से, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पहला प्रतिजैविक प्राप्त किया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? पेनिसिलिन रखा बच्चों। बच्चों क्या कहानी है कि 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से एक प्रतिजैविक को प्राप्त किया, जिसका नाम क्या था बच्चों? पेनिसिलिन नाम था बच्चों। ये सवाल पूछा गया है। और भी होते हैं, क्लोरेमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, वो आप लोग नोट्स में देखना बच्चों। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? पेनिसिलिन। कि ऐसा कौन सा प्रतिजैविक है जो सबसे पहले निकाला गया, उसका नाम क्या होगा? पेनिसिलिन। कहां से प्राप्त किया गया? पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया। ठीक है। इसके बाद होता है एक इसका सेकंड पार्ट, पूतिरोधी। बच्चों क्या होता है? पूतिरोधी। जब इंसान को चोट लग जाती है, तो उस चोट को सही करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो थोड़ा सा डिटोल का इस्तेमाल करते हो। आप इस्तेमाल करते हो आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल करते हो। दवाई लगाते अपन आयोडीन टिंचर का अपन इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को उस घाव पर लगने पर रोकते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, ताकि वो अपनी वृद्धि ना कर सके और जहां पर लगी है उस एरिया को इन्फेक्ट ना कर सके। डिटोल एक मिश्रण होता है, ये होता है डिटोल क्या होता है बच्चों? एक केमिकल का मिक्सचर्स होता है। डिटोल एक केमिकल का मिक्सचर्स होता है। और डिटोल क्या होता है कि जब किसी घाव इंसान को हो जाता है, चोट लग जाती है, तो अपन क्या करते हैं? एक कॉटन से उस घाव के यहां से अपन साफ करते हैं। साफ करने पे क्या होता है कि जो उनके बैक्टीरियाज वहां पे लगे हुए थे वो खत्म हो जाते, ताकि हमारा वो क्षेत्र क्या है ना, इन्फेक्टेड ना हो सके। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दवाइयां एवं उनके वर्गीकरण वाले टॉपिक के अंदर ये मैंने 6-7 टाइप डिस्कस करे हैं। तो ये तो नॉर्मली मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। जो नोट्स आपको दिए जाएंगे आप उनमें देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे आप लोग पढ़ते रहें। देखो, इनको ध्यान से पढ़े आप लोग, इनको तरीके से पढ़े। आपको लग रहा होगा ये चल के आ रहा है भाई साहब, है ना, ये चल के आ रहा है बच्चों। ये सारी कहानी खतरनाक कहानी है दोस्तों। सो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। लो भैया, आपके सामने मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा? दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण। देखो, आराम से आप पढ़ना भाई साहब, याद करने वाला चैप्टर है भाई साहब। सारी बातें याद करने वाली हैं, सारी बातें याद करने वाली हैं, सारी बातें बच्चों क्या है? याद करने वाली हैं। दवाइयों को याद करना है, बैठे बैठे याद करते रहो। याद करने वाली है, सारी बातें याद करने वाली हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब। दवाइयां एवं उनका वर्गीकरण, क्या क्या बोला मैंने आपके सामने? देखो, मैंने एक तो लिखा पीड़ाहारी, पीड़ा को कम करने वाला, दर्द को मारने वाला। फिर लिखा मैंने प्रशांतक, प्रशांतक का मतलब क्या होता है? मानसिक बीमारी को दूर करने में काम आता है। फिर लिखा मैंने प्रति अम्ल, प्रति अम्ल का मतलब होता है आमाशय की अम्ल को नियंत्रित करने में काम आता है। फिर मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों प्रतिनिषेचक, प्रतिनिषेचक का मतलब क्या होता है? जनन उत्पादकता को कम करने के लिए काम आता है। फिर आपके सामने मैंने बच्चों बनाया प्रतिनिषेचक के बाद में बनाया मैंने प्रतिहिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन काम आता है एलर्जी संबंधित बीमारी को दूर करने के कारण। और उसके बाद मैंने लिखा प्रतिजैविक, क्या लिखा दोस्तों मैंने? प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में काम आता है। फिर लिखा मैंने पूतिरोधी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या
उनको मारने के काम आता है। ये मैंने इतने से केमिकल्स के बारे में आपके सामने डील किया है। तो आप देखना बच्चों, पीड़ाहारी, दर्द को कम करने वाला, दर्द को मारने वाला, बुखार में भी काम आता है, प्रशांतक, मानसिक बीमारी को दूर करने में काम आता है, प्रति अम्ल पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने में काम आता है, प्रति निषेचक, जनन उत्पादकता को कम करने के लिए काम आता है। ऐसे याद करो आप लोग बस खाली। प्रति हिस्टामिन, एलर्जी को कम करने के काम आता है। प्रति जैविक, पेनिसिलिन जो होता है, प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है, डेटोल वगैरह हो गया, आयोडीन वगैरह हो गया, केमेनोफोर वगैरह हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी कवर कर लेंगे, ये भी कवर कर लेंगे और ये भी कवर कर लेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। यूं ही वीडियो को आप लोग देखते रहे, पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।